हेलो, वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। यहाँ पे आज हम नए चैप्टर के साथ हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी पेक्युलरिटी क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस वो 1 मार्कर में भी आते हैं, वो 3 मार्कर्स में भी आते हैं, केस स्टडीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, और 5 मार्क्स जो हमारा डी सेक्शन होता है उसमें भी इंक्लूड होता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कैसे करते हैं। तो चैप्टर का नाम जाके यहाँ पे बता रहा है कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसका मतलब कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉट पेयर ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हेयर इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगी। जैसे जनरल फॉर्म में ax1 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अदर वन px प्लस क्यू वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि सेम वेरिएबल हैं और उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमें इसको सॉल्यूशन फॉर ग्राफिकली, अदर वन इज द जनरल फॉर्म। फिर उसके बाद हमारा सब टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक मैथड्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, उससे पहले एक ट्रिक के लिए हमें जानना होगा कि यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है। मैंने जनरल फॉर्म आपको लिख के भी बताई है यहाँ पे, फिर मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कांस्टेंट को इधर ले लिया है। तो इस तरह से कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे सामने यहाँ पे होती है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि जो इसके रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और उसके अंदर हम लोग ग्राफिकली उसको शो करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/4, c1 बाई c2 माइनस 4/12। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है और इस सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी यहाँ पे इंक्लूड होता है ऐसी लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो वो यहाँ पे बताया गया कि जब ये रेशो यहाँ पे हमें मिले कि जिसके अंदर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन के अंदर आप याद रखिएगा कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जब भी कोई लाइन जो है आपस में कट करती हैं तो उनका जो कटिंग पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। उसके बाद हम चलते हैं यूनिक सॉल्यूशन की तरफ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कटिंग एट वन पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया गया है, a1 अपॉन a2 देख रहे हैं, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो कंडीशन जो है वो सिंपल है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। और जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो दोनों इक्वेशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। और हम ग्राफ देख रहे हैं कि कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, पैरेलल लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर या कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब उसके बाद हम तीसरा सॉल्यूशन इसके अंदर देखते हैं जो कि कंसिस्टेंट होता है और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस? इसका मतलब वो लाइंस जो है ना तो वो पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल के केस में क्या होगा कि एक भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। अगर वो कट कर रही है एक पॉइंट पे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हैं जब वो दोनों लाइन क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, अब आप सेकंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी तरह से इसके ऊपर आएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन है जब आप a1 अपॉन a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की रेशो लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि तीनों रेशो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वलिटी से याद रखिएगा कि इक्वल हैं
तो इक्वल हैं तो क्या हुए, ब्रदर्स हुए, और ब्रदर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक साथ होते हैं। तो आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक्स इसको याद रख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन यूनिक की है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे ये है। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एल्जेब्रिक मेथड जो है वो हमारे पास दो हैं लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस में, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वन बाय वन मैं इनको ले रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक वैल्यू को निकाल के एक वेरिएबल को उसको दूसरे वाले में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि क्रिस्पली आपको दिखाया गया है कि मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से हैं। मैंने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे x को कन्वर्ट किया 3 - 2y। तो 3 - 2y जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो इसको हम लोग 1 के अंदर पुट कर देंगे, और 1 के अंदर पुट करके पूरी की पूरी इक्वेशन x की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हमने y का सॉल्यूशन निकाल लिया, उस y को फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, और पुट करके फिर हमने x का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों जो इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल में इक्वेशन दी गई हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को, या वो किसी भी वेरिएबल का हो, जैसे x के वेरिएबल में है यहाँ पे है, तो ये तो x के वेरिएबल को आप इक्वल कर लीजिए, या y के वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए, या वो दोनों अगर उनमें से कोई भी एक इक्वल है तो उसको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन इक्वेशंस को ऐड किया गया, तो ऐड करने पे क्या हुआ, हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली और फिर किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। ये मेथड्स मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब डेलिबरेटली वहां पे लूंगा कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इनके मैन्यूवरिंग की जाती है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो वो मैं आगे की तरफ लूंगा। लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा बचा था दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सिंपली आप जैसे 9th क्लास में भी करके आए हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन होती है उनके ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया था, इनको दोनों का मुझे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, जैसे कि मान लिया ये ग्राफ बना, फिर मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, मान लीजिए इसका ग्राफ ये बनता है, ये वाली लाइन का ग्राफ ये बना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो एक्स एक्सिस मैंने ये लिया हुआ है तो एक्स पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे ये y का पॉइंट आ जाएगा। जो भी इनकी वैल्यूज यहाँ पे रेस्पेक्टिवली होगी वही इसका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, वही वैल्यूज क्या है इसकी, जीरोस हैं। तो पूरा का पूरा जो मेथड है हमारा वो इस तरह से कवर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे लेने की लूंगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सो वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट। तो हम हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसकी मैंने थ्योरी भी कवर की थी पास्ट वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन भी उसके अंदर मैंने एक यूनिक क्वेश्चन कवर किया था जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है, और उसके साथ मैं एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आया हूँ कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मेरे सामने बोर्ड पे है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में हमारे सामने आ जाए और हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, या कहीं भी एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड वगैरह में सामने आ जाए प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्राइमा फेसिया हमें देखने में ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। स्टूडेंट्स गो फॉर दैट बिकॉज टू वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रही है। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पे हमारे पास कि 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, और दूसरी जो इक्वेशन है मैं इसके साथ में लिख रहा हूँ 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन मेरे पास है। तो प्राइमा फेसिया देखने में स्टूडेंट को यही लगेगा कि सर कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और वो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, अप्रोच ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो 99% वहाँ पे जो क्वेश्चन है
वो किसका है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होएगा, मैं आगे के लेक्चर्स में भी लूंगा, तो उस वो क्या होगा, वो हमारा एक ही वेरिएबल में होता है, उसके अंदर दो वेरिएबल नहीं होते हैं। तो माइंड द स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दो वेरिएबल देखते हैं, आपको समझ जाना है एग्जाम के अंदर कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों कोफिशिएंट्स को अलग अलग लूंगा, इन दोनों जो डाउन में दिया गया है उसको अलग लूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी की एक बात बताना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी, कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि 5 - 2 अपॉन के, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 5 अपॉन के -2 अपॉन के। मैं उन दोनों को जो डिनोमिनेटर होता है उसको अलग अलग भी ले सकता हूं, लेकिन मैं न्यूमरेटर में ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि ये मेथड करेक्ट है। मैं न्यूमरेटर के लिए भी बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है k अपॉन 5 - 3, तो मैं इसको k अपॉन 5 -k अपॉन 3 नहीं लिख सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर जो होता है वही हमारा क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर हमारा कभी भी फ्रैक्शन में सेपरेट नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर मैंने पहला स्टेप क्या लिया कि मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, 7x अपॉन XY -2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास है मैंने उसको भी अलग अलग कर लिया, 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू 15। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, y हमारा कट हो जाएगा, इसी तरह से x भी कट हो जाएगा, y भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, 7 अपॉन वाई -2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन जो बची है वो है 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचेंगे सर पहले x तो आया ही नहीं, हम तो जनरली पढ़ते आए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी वेरिएबल कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। अगर यहाँ पे y पहले आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों को कराया था जिसके अंदर √x √y लिया गया था, सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच मतलब सेम मेथडोलॉजी है कि जब भी हमारा वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर के साथ ही एक नए वेरिएबल में मान लेंगे, और वो नए वेरिएबल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू, मैंने मान लिया। तो 1 अपॉन वाई अगर p है तो इक्वेशंस क्या बन गई, 7p - 2q इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। मैं यहां पे इक्वेशन 1 और 2 मानूंगा क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फर्दर। नाउ 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पे किसी का भी कोफिशिएंट क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, और फिर उसको कट क्या करूंगा, कट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें p का कोफिशिएंट 7 है और फिर 8 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास कोफिशिएंट है q का वो 2 है और 7 है। तो क्यों ना मैं इसको q वाले को इक्वल कर लूं और फिर दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्योंकि साइन भी डिफरेंट है तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 एंड अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। मैं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन से लिख रहा हूँ, मैंने पूरा स्टेटमेंट एक साथ लिख लिया कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, 7 7 जा 49p माइनस 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 35 7 5 जा, ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। उसके बाद 8p कि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 16p, और यहाँ पे मेरे पास 7 है, 7 2 जा 14q प्लस 14q इज इक्वल टू, एंड दिस इज 15 2 जा 30। मेरे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। जब मुझे ऐड करना था तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ एडिंग बोथ, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करने पे 14q से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, और कट होने पे 49p प्लस
16Q मेरे पास बचेगा और उधर 35 में कितना हो जाएगा, 65 ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 49P प्लस दिस इज P, आई एम राइटिंग इट अगेन, दिस इज अवर P। तो 14P प्लस 16P हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, 65 हो गया। अब हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया यहाँ पे 49 प्लस 16, 65P इज इक्वल टू 65। जब 65 से 65 कट हो जाएगा तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब इस P की वैल्यू को आपको पुट करना है उस इक्वेशन के अंदर जो सबसे इजी आपको पड़े। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है वो बहुत इजी टाइप है। तो मैंने P को पुट किया, पुटिंग, आपको इक्वेशन भी मेंशन करनी है इन इक्वेशन 1 में जैसे मैंने इसको पुट किया, सो दैट इज 7 इंटू 1 माइनस 2 Q की वैल्यू मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 5। तो दिस इज 7 माइनस 2Q इज इक्वल टू 5। मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 2Q इज इक्वल टू 5 माइनस 7, दैट इज माइनस 2Q इज इक्वल टू माइनस 2 से माइनस 2 कट हो जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो लेकिन हमारे P और Q जो है वो मैंने लेट किए हुए हैं X और Y के टर्म्स में, उसको मत भूलिएगा। तो अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यह मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि बट P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, बट P इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, इसके नीचे भी 1 होगा फ्रैक्शन में। सो कंपेयर करने पे मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ऑल्सो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि Q किसके इक्वल है, 1 अपॉन एक्स के इक्वल है। Q की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आई है, 1 आई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको Q को 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे जो x की वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो इन दोनों आंसर्स को किस में पुट करेंगे, बॉक्स में पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी कितनी है, हमारे पास 1 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशंस का पुट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि यहाँ पे p को यहाँ पे लिया 1 अपॉन वाई, उधर p को वहाँ पे ले लिया 1 अपॉन एक्स। तो वो ऐसी मिस्टेक ना करें, पूरे क्वेश्चन को करते हुए, पूरे फॉलो करते हुए तब उसको क्वेश्चन को सोल्यूशन को यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे देखा हमने इसको सॉल्व करने का तरीका। अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लूँगा इसके अंदर ताकि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बता सकूं कैसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। इसको हमें सॉल्व करना है x और y के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि जिसके अंदर उसने दिया है यहाँ पे कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो ऐसी क्वेश्चन के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहती है सॉल्व करने के लिए। सडनली ये CBSE में आ जाता है तो हम लोगों को फिर इसके अंदर स्पेशल तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करके आते हैं या फिर वो क्वेश्चन को करते करते फंस जाते हैं। तो इसकी राइट अप्रोच के लिए हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है वो है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो हमारे पास जनरली इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन, वो किस तरह से होती है। वो होगी ऐसे 2x प्लस 9y इज इक्वल टू या प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की इक्वेशन होती हैं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं और उनके मेथड से आप अवेयर भी होंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है उनको। दे आर नॉर्मल क्वेश्चंस, दे आर ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, बट इन दिस क्वेश्चन वी सी कि जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको,
हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसको जनरल फॉर्म जो है हमारी उसमें लाना पड़ेगा, और उसमें लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नए वेरिएबल पुट करने पड़ेंगे इन वेरिएबल्स की जगह पे। तो कैसे करेंगे, तो हम लेंगे, ये रफ था, लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया कि पूरे के पूरे जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, अंडर रूट में है, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसके न्यूमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, क्योंकि जो इक्वेशन है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी 2p + 3q इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो ये अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, और अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब मैं यहाँ पे जो प्रेफरेबल मेथड लेता हूँ सॉल्विंग का, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को वहाँ से तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं, और इक्वेशंस की जो कैलकुलेशन है उसमें भी हम लोग काफ़ी बच जाते हैं लंबी कैलकुलेशन करने से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा, और एलिमिनेशन मेथड के अंदर प्रॉपरली उसको सीबीएसई में कैसे करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो p का जो है यहाँ पे 2 है, और नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में p का 4 है, यहाँ पे q का 3 है, और यहाँ पे q का कितना है 9। तो मैं किससे मिनिमम नंबर किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे ये सोचना है, इस तरह से सोचना है एग्जाम में कि मिनिमम नंबर किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइदर 5 का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, और या किसका इक्वल हो जाए, q का इक्वल हो जाए। तो मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर यहाँ पे 3q में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 9q बन जाएगा। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, और क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि इक्वेशन 1 में p के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं p के उस कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं पूरी इक्वेशन में, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट p में 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यहाँ पे बताना होगा प्रॉपर सीबीएसई आंसर राइटिंग में कि कैसे मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे इक्वल कर रहा हूं, और मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे बाकायदा लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों के साइन क्या है, यहाँ पे p के दोनों के साइन इक्वल हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा हूँ कि मैं इनको क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी 4p + 6q इज इक्वल टू 4। और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो वैसे के वैसे ही रहेगी, और वो क्या बन जाएगी, 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 ले ली, मैं इसको इक्वेशन 3 मान रहा हूँ। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4p और जो 4p मैंने इक्वल किए हैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स इन वेरिएबल्स के p के, वो दोनों के दोनों का साइन क्या है, दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से मैं इसको माइनस कर रहा हूं। आप चाहें तो यहाँ पे 2 में से भी 3 को या 3 में से 2 को किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 तो मैंने लिखा 4p + 6q इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमारे पास है 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये साइन चेंज करते टाइम आप याद रखें माइनस हो गया, ये माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंट पेन से शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने माइनस किया, तो क्योंकि साइन चेंज नीचे वाली इक्वेशन का होगा, यहाँ पे माइनस है तो मैं इसका प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे पर माइनस है तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ऐसे करने से क्या हो गया, साइन चेंज हो गए। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब इनके जो नए साइन हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कौन सा साइन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो आप याद रखें नीचे वाली इक्वेशन के जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनके नए साइन मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रेड वाले ही हम कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए 4p - 4p, तो ये तो कट हो जाएगा। कट होने के बाद ये हो गया हमारा 6q + 9q इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज +1, so it will become 5। ओके,
तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये 15Q इज इक्वल टू 5Q इज इक्वल टू 5/15, ये हमारे पास आ गया। और हम जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/3। ओके, अब इसके बाद हम Q की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं उस इक्वेशन में पुट करना पसंद करूंगा जिसके कोफिशिएंट क्या हो, कि न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू कम हो। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, तो ये न्यूमेरिकली कम है 4 और 9 से, तो इसलिए मैं इसमें पुट करूंगा और इसमें पुट करके वैल्यूज निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में इनको मैंने पुट किया। सो दिस इज 2p प्लस 3 एंड दिस इज q, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से यहाँ पे 3 कट हो गया, तो 2p इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज -1। यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को मैं उधर लेके चला गया हूँ स्टेप में, और यहाँ पे देखेंगे हम कि 2p इज इक्वल टू कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, p जो है वो हो गया हमारा 1/2। अब हम देखते हैं कि हमने क्या लिया था। हमने यहाँ पे लिया था p किसके इक्वल है, 1/√x, तो हम वैल्यूज रखते चले जाते हैं। पहले मैं p की वैल्यू रख रहा हूँ, बट p किसके इक्वल है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 1/√x इज इक्वल टू 1/2। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो √x किसके इक्वल आ गया, वो हमारा आ गया 2 के इक्वल। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे हमें मिलेगा कि x किसके इक्वल है, 2 के स्क्वायर के, और वो 2 के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे मैंने पुट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में फर्दर सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी चाहिए, हमें q की चाहिए। हम q की वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए, जो हम q में निकाल चुके हैं। सो q इज 1/3, सो q इज इक्वल टू 1/√y, इट इज 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। हम जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे यहाँ पे √y किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, दिस इज 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। अब इसको जब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को इसको बॉक्स में लिखना है कि फाइनल आंसर को। x हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 4, मैंने इसको बॉक्स में रखा। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 9, और मैंने इसको बॉक्स में रखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग, जब हमारे पास क्वेश्चन परफेक्ट फॉर्म में ना हो तो हम उसकी फॉर्म को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द की स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि अपनी इक्वेशन की फॉर्म में ला करके उसको क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, और फिर उन वेरिएबल्स को दोबारा हम वैल्यू ले जाके कहाँ रखते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स में रखते हैं जो हमने वहाँ पे लेट किए थे, और इस तरह से हम परफेक्ट सॉल्यूशन इसका यहाँ पे निकालते हैं। दो चीज़ें आप माइंड करें इसके अंदर जो मैंने लिखी हैं। पहली चीज़ तो ये लिखी है कि एलिमिनेशन मेथड आपको लिखना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेथड नहीं लिखते, डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और दूसरा ये कि आप प्रॉपर यहाँ पे बताएं कि किस इक्वेशन में आप किसको क्या कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट मेथड टू शो द आंसर इन दी CBSE। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने इसी तरह का लिया हुआ है था सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। हेलो, वेलकम टू लाइटबूम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने हम चैप्टर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमारा चैप्टर है। उसकी थ्योरीज और रिलेटेड टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियोस में ले चुका हूँ। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि लेक होते हैं, उसमें बोट होती है, एटसेट्रा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का होता है, पूरे 5 मार्क्स कवर करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। कि पहले तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो कैसे फ्रेम करनी है, और फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक डबल चैलेंज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि इस डबल चैलेंज को कैसे कॉन्कर करते हैं, कैसे फियर को कॉन्कर करते हैं, कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ आप सबके सामने। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. तो आप ये बात ध्यान रखें कि इसने लास्ट में क्या पूछा है, कि स्पीड बतानी है बोट की और स्ट्रीम की, किसमें, स्टिल वाटर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि
जो स्पीड है स्ट्रीम की और जो बोट की है वो स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि सारा डाटा हमें किस में दिया गया है, किलोमीटर और आवर में दिया गया है, तो दिस इज एक्स किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से मैं लेट करूंगा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में ही मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, बॉक्स में इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आए, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको मेन सोल्यूशन में जब बोर्ड में करेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है, और फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम, देखिए होता क्या है कि जब हम लोग जैसे हम लोगों ने उसमें भी देखा है कि राफ्टिंग वगैरह जब करने जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस स्ट्रीम जिधर फ्लो हो रहा है उस साइड में अगर आपकी बोट जा रही है तो आपकी बोट में वो स्ट्रीम की स्पीड का फायदा होता है, उसमें वो स्ट्रीम क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो बोट है वो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर उसकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं डायग्राम से यहाँ पे कोशिश करूंगा समझाने की। मान लीजिए कि ये स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम जो है ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस केस में मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम है जो इस तरफ जा रही है, मेरा एरो इस तरफ शो कर रहा है। अब उसमें मेरे पास एक बोट है, ये मेरे पास बोट है, और ये जो बोट है ये दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बोट जा रही है वो जो वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे स्ट्रीम फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक्स, तो अब क्या होगा कि इसकी जो एक्स स्पीड है उस एक्स स्पीड में से वाई स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना आगे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये स्ट्रीम इसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि बोट आगे जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, अपनी नेचुरल स्पीड। या अगर ये वाटर स्टिल वाटर होता, जैसे कि इसने यहाँ पे वर्ड भी यूज किया है, तो उस स्टिल वाटर में जो स्पीड होती वो स्पीड इसकी ज्यादा होती, क्योंकि लेकिन अब स्ट्रीम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए जो मेरे पास बोट है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, बोट की जो स्पीड है वो अब अप स्ट्रीम में हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, वॉट एवर यू टेक। अब उसके बाद हम चलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि मैंने मान लिया कि ये अभी भी ये जो स्ट्रीम है वो अभी इधर की तरफ ही जा रहा है वाई किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इस बार जो आपकी बोट है वो बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड वही है एक्स। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड को जो स्ट्रीम की स्पीड है उससे फायदा मिलेगा, वो उसको और पुश करेगी अपनी स्पीड से, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और उस केस में जो हमारी बोट है उसकी स्पीड कितनी होगी, वो होगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इससे इफेक्ट आप एक बात ध्यान रखें, स्ट्रीम को नहीं पढ़ने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं कि वो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स ले लेंगे, y प्लस एक्स तो चल जाएगा, लेकिन y माइनस एक्स नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रीम इज मोर पावरफुल, ए बोट कांट हिंडर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फाइनली जो स्पीड पे फर्क पड़ेगा वो बोट का पड़ेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके अंदर कि किस तरह से अप स्ट्रीम और हमारे पास डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्पीड इन स्टिल वाटर मैंने ले ली है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने ले ली है। तो अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, आपको बोर्ड में डायरेक्टली लिखना है, इतना कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है। तो बोट की जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम के अंदर वो हमारी क्या होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम है उस डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो हमारी कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, दोनों ऐड हो जाएंगी और हमारे पास जो स्पीड है वो इतनी बचेगी। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा किसके अंदर, 10 आवर्स में। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है
वो क्वेश्चन फ्रेम होगा टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम जो है दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, वो 10 आवर्स आ रहा है। वो अप स्ट्रीम जाए डाउन स्ट्रीम जाए, दोनों का ऐड कितना आ रहा है, 10 आवर्स। तो यहाँ पे केस वन के अंदर जो वो अप स्ट्रीम जा रहा है वो कितना जा रहा है, यूपी एस टी डॉट लिख रहा हूं मैं, 30 किलोमीटर। और यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 44 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है बोट को, टाइम लग रहा है 10 आवर्स। तो इतना कंफर्म है यहाँ पे कि जो टाइम है किसका, अप स्ट्रीम का, उसमें अगर मैं टाइम को ऐड कर दूं डाउन स्ट्रीम के तो वो कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन को फ्रेम करने का। अब हमें पता है कि जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में कि जो हमारा टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा ये किसके इक्वल होगा, जो इसका डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना लिया है 30 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई इसकी जो स्पीड है बोट की। अब अपस्ट्रीम के अंदर मैं बोट की स्पीड निकाल चुका हूं, वो कितनी है x माइनस वाई। और यहाँ पे मेरे पास जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है उसका टाइम है, और वो कितना है 44 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसको ज्यादा नहीं लिखना है, बार बार शो नहीं करना है। केस टू के अंदर जो मेरे पास इसने बोला है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अब ये जो अप स्ट्रीम में जा रहा है, ये कितना जा रहा है अप स्ट्रीम में, ये जा रहा है 40 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम जो है इसके पास अब ये जा रहा है, वो कितना जा रहा है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। और जो टाइम ले रहा है, टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, वो ये ले रहा है 13 आवर्स। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करूंगा, सिमिलरली 40 अप स्ट्रीम, इसके लिए जो स्पीड है वो कितनी है x माइनस वाई प्लस 55 सॉरी, दैट इज फॉर द डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है और उसकी स्पीड कितनी है x प्लस वाई, एंड दैट इज टोटल इक्वल टू 13। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब मैंने इससे पहले की लेक्चर्स में भी आप लोगों को शो किया है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब भी हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो डाउन उसमें होते हैं, तो हम उन दोनों की जगह क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन के एक नया वेरिएबल मान रहा हूँ, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। नाउ जो इक्वेशन है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। और उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, वो आएगी 40p प्लस 55q, और वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई 13 के इक्वल। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 4। अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो p है वो 30 है, ये 40 है, q जो है वो 44 है और ये 55 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं p के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ। p के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 40 एंड इक्वेशन 4 बाई 30। तो मैंने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इनको सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया इसमें सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको 40 और 30 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या 4 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 कितना लिया, यहाँ पे हो गया 120p प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 176q इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हमने 4 से किया है तो ये कितना हो गया 40। जब हमने 3 से किया तो ये भी 120 हो गया। आप चाहे तो 40 और 30 से भी कर सकते थे, बट अननेसेसरी उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन लेंथी होने लगता है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पे हो उस तरह से सॉल्व कर सकता है। उसके बाद मैंने इसको किससे किया, 4 को 3 से किया, 165q इज इक्वल टू 39।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको माइनस करने का पड़ेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया कि मल्टीप्लाई सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, एंड यहाँ पे जो इक्वेशन है वो मैंने 5 ले ली और मैंने इसको 6 ले लिया, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 बाई 5, इक्वेशन 5। तो जब 6 को 5 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंट पेन से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 120p में से 120p माइनस हो जाएगा, 176 में से 165, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 11 क्यू बचा, और वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। तो क्यू किसके इक्वल आ गया, 1/11 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे, और Q की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। तो पुट करने पे हमारे पास फिर Q की वैल्यू के अंदर पुट करते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन 3 में पुट करने पे मेरे पास आएगा 30p प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 से 4 टाइम्स ये कट हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 30p प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 30p is equal to 6 and this p will be equal to 6/30 is equal to 1/5। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमने p और q की ली थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे लिया था p किसके इक्वल है, 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम इसको जब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं p किसके इक्वल है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 6 इक्वेशंस हो चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 7। उसी तरह से हम लोग क्यू के लिए लिख सकते हैं। सो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास क्यू की वैल्यू थी 1/11, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के। इक्वेशन नंबर 8, एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हम देखेंगे कि यहाँ से y से क्या कट हो जाएगा, y से हमारा y कट हो जाएगा, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8। हमारे पास 8 आ गया। अब उसके बाद हमने किसको पुट किया, हमने पुट किया इसके अंदर पुटिंग इन इक्वेशन 7 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 है, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास जो यहाँ पे y है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। 5 को मैं इधर लेके आ गया हूँ और y को मैं इधर लेके गया हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि क्या लिया था हमने, क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट स्पीड ये लिखना बहुत जरूरी है। बोट स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, हमारे पास x है और स्ट्रीम की स्पीड y है। तो बोट की स्पीड हमने x कितनी निकाली है, वो निकाली है 8 किलोमीटर पर आवर। हम फाइनल आंसर लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आई है। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आई है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पर आवर के लिए इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन अपने आप में एक लेंथी क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ पे हम बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को निकाल लेंगे। तो देखा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एक थोरो नॉलेज होनी, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले आप लोग जो प्रैक्टिस करें वो इक्वेशंस को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने करवाया है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशंस बनती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहे हैं, तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, 2 चैलेंज की मैंने बात की थी। पहला चैलेंज कि यहाँ पे क्या होता है कि आप इक्वेशन ही सही नहीं बना पाते हैं, और इक्वेशन सही नहीं बना पाते हैं तो उस वजह से क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है, फिर आप कुछ भी आंसर निकालिए वो गलत है। उसके बाद अगर इक्वेशन सही बन गई तो कुछ लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनकी कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से फाइनल आंसर गलत आ जाता है। तो इन 12 चैलेंजेस को आप लोग पार करें, बहुत आसान है इसको करना, बस प्रैक्टिस चाहिए।
बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम और लेने जा रहा हूँ। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। सो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हमारा जो चैप्टर भी करंटली चल रहा है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उससे रिलेटेड चैप्टर हमारे पास यहाँ पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं काफ़ी, और ये नया क्वेश्चन उसमें सामने आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं रीड कर देता हूँ। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। मतलब पहले टाइम से 10 minutes लॉन्गर ले रही है वो। फिर है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें पूछी है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 300 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है केस 1 के अंदर कि जो टेक 4 hours इफ शी गो फॉर दिस। पर लास्ट में उसने जो पूछा पहले हम वो लेट कर लेते हैं। तो पहले उसने उसने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो मैं ले रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर। मैंने ऐसा क्यों लिया पर आवर में, क्योंकि जो हमारे पास डाटा है यहाँ पे वो टाइम हावर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। नाउ लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड मैंने y किलोमीटर पर आवर ले ली। अब केस 1 देखते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है तो सीधी सी बात है कि दो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमारे पास दो केसेस भी होंगे, दो डाटा भी होंगे। केस 1 करके देखते हैं केस 1 में क्या बोला है उसने। केस 1 कह रहा है कि शी टेक्स 4 hours, यानी केस 1 में जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 hours का लग रहा है। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 60 किलोमीटर। और फिर वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग बाई बस। सो बस से कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 300, 60 वो ट्रेन से चली जाती हैं, तो उसके बाद कितना बचता है यहाँ पे 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर हमारे पास बस से जाने के लिए है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 hour। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन है यहाँ पे टाइम का, डिस्टेंस को और स्पीड का। वो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि यहाँ पे टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो बेसिक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो ये है कि जो रूही को टाइम लग रहा है किससे, मैं ट्रेन से, और जिससे जो टाइम लग रहा है किससे, बस से, दोनों का सम कितना है 4 hour। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन विच वी विल फॉर्मुलेट द टू इक्वेशंस। हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो ट्रेन का टाइम है वो कितना होगा, ट्रेन का टाइम होगा उसका डिस्टेंस। ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 60 है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास x है। उसके बाद जो बस है, बस का जो वो है डिस्टेंस वो 240 है, और जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास y है। केयरफुली यहाँ पे आप रखें, अगर डाटा इधर उधर हो गया है, एक के नीचे x और उसके y अलग लिख दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 मैंने कॉमन लिया, दैट इज 12 अपॉन x, 15 सॉरी दिस इज 15 अपॉन x, प्लस यहाँ पे 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा 4 यहाँ से कट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आया 15 बाई एक्स, 16 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। मैं फिर से यहाँ पे 15 को कॉमन ले सकता हूँ, बट हम देखते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। केस 2, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। अब मैं केस 2 की तरफ चलता हूँ। केस 2 के अंदर उसने बोला है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। इस बार जो ट्रेन से कवर कर रही है डिस्टेंस, वो कितना कवर कर रही है, ट्रेन से हमारे पास है 100 किलोमीटर, और वो कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज 300, जो कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 300 माइनस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। और जो टोटल टाइम लग रहा है, ये रीड केयरफुली हियर, यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट्स लॉन्गर। यहाँ पे अब 4 आवर तो पहले लग रहे थे,
4 आवर के साथ क्या हो गया, 10 मिनट्स भी लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिनट्स आवर्स में मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 10/60। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये कितना हो गया, कट हो गया। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 24 प्लस 1 एंड दैट इज 25/6 आवर। तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम है टोटल वो इतना है। तो सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे, बार बार क्वेश्चन को के अंदर एक ही फॉर्मुलेशन को नहीं लिखना है। सिमिलरली तो जो हमारे पास ट्रेन से टाइम है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, तो ट्रेन से कितना हो गया 100, ट्रेन से जो उनकी स्पीड है वो है x, तो x प्लस 200 डिवाइडेड बाई y एंड दिस टाइम इज इक्वल टू 25/6। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 25 को कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 1/x प्लस this is 4/x, sorry, and this is 8/y is equal to 25/6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 से क्या हो जाएगा, 25 कट हो जाएगा, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगी, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन को, मैं पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ पिछली क्वेश्चंस के अंदर, कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नया वेरिएबल लेके उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में बना लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्दर, वो इस तरह से कि लेट 1/x को मैंने क्या ले लिया p, और 1/y को मैंने क्या ले लिया, q ले लिया। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अब देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6 हमारे पास आ गई। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कॉमन मत लीजिए चाहे तो, इसको 4 पे रहने दीजिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि p के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया जा सकता है। बस ऊपर वाले जो थर्ड इक्वेशन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 की, और नीचे जो इक्वेशन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 की। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 and equation 4 by 15 and apply elimination method। एलिमिनेशन मेथड, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाया। इसके बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दैट इज 60p प्लस 240q is equal to 4 and this has become 15, so this is 60p plus 120q is equal to 15/6, जो कि यहाँ पे कट होकर के कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। ऐसे कट भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। सब्ट्रैक्टिंग, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हमारे पास ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, माइनस दिस, तो यहाँ से p से क्या हो जाएगा, p से ये हमारा कट हो जाएगा, और कट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 240q माइनस 120q इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 120q इज इक्वल टू 3/2, और हम देखते हैं 3 से कितना कट हो जाएगा, 40। सो दिस q इज इक्वल टू 1/80। 1/80 आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ पुटिंग, किसी में भी पुट कर सकते हैं, मुझे इक्वेशन 2 इजी दिख रही है पुट करने के लिए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो इजी है, जहाँ पे 15 और 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 और 8 ही हमारे पास सफिशिएंट है। क्यू को हमने क्या रखा, क्यू को इक्वेशन हम लोग पुट कर रहे हैं 4 के अंदर, तो इक्वेशन 4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं क्यू को 1/80, तो मैंने लिखा 4p प्लस 8 एंड दिस q इज 1/80
and this will become is equal to 1 by 6. So this will cut out, it will become 1 by 10. So 4p is equal to 1 by 6 minus 1 by 10. 4p is equal to, यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 इंटू 2 एंड दिस इज 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 30. So 35 minus 3. So this 4p will become equal to 2 by 30. और यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट किया, तो p कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये होगा 1 by 60. अब कंपेयर करेंगे p की वैल्यू किसके इक्वल ली थी हमने, p की वैल्यू जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो 1 अपॉन x के इक्वल थी. तो बट p किसके इक्वल है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 by 60. कंपेयर करने पे हमें मिलता है x इज इक्वल टू 60. सिमिलरली हम q को करेंगे. सिमिलरली q इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा कितना, q हमारे पास है 1 अपॉन वाई, और q की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो है 1 अपॉन 80. तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 80. तो y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया 80. तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन के शुरू में चलते हैं. हमने स्पीड जो ली थी ट्रेन की वो लिख क्या ली थी, x किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, बस सिंपल लिख देना है स्पीड ऑफ ट्रेन दिखाने के लिए, और दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे हमने लिखा किसकी, लास्ट में हम लिख देंगे स्पीड किसकी, यहाँ पे हमने दूसरा क्या लिया था, स्पीड ऑफ बस, वो हमने y ली थी, और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी है 80. तो स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. तो हमने देखा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे ही क्वेश्चन क्या होता है, पूरा का पूरा इस तरह से फ्रेम होता है. तो आप देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी देखें, और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाला हूँ. थैंक यू.